दोस्तों, एक पुरानी कहावत बड़ी मशहूर है कि जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। और इसलिए कई बार हम सिर्फ दिल्ली में राज करने वाले मुगलों को भी पूरे हिंदुस्तान के शासक मान बैठते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक दिल्ली को संपूर्ण भारत देश में सबसे अहम माना जाता रहा है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान 11 राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया, जिसमें न जाने कितने शासक दिल्ली के तख्त पर बैठे, लेकिन आखिर दिल्ली क्यों हमेशा से शासकों की पहली पसंद रहा है? दिल्ली शहर की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली का काशी, मथुरा या अयोध्या जैसा कोई धार्मिक इतिहास भी नहीं रहा है। इसके बावजूद भी हजारों वर्षों से दिल्ली शहर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का केंद्र रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों की पहली नजर दिल्ली पर ही रही है। नादिर शाह जैसे कई विदेशी शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा है। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजपूतों को दिल्ली के असली संस्थापकों के रूप में जाना जाता है। 736 ईस्वी में सबसे पहले तोमर राजवंश ने दिल्ली पर राज करना शुरू किया था। अनंगपाल तोमर इस डायनेस्टी के सबसे पहले राजा बने थे, जिन्होंने दिल्ली में लाल कोट किले का निर्माण करवाया था। इसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया था। इस किले को अबुल फजल ने किया राय पिथौरा का नाम दिया था। साथ ही अनंगपाल तोमर दिल्ली में आयरन पिलर को लेकर भी आए थे, जो आज कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाई देता है। यह पिलर सेंट्रल उदयगिरी से लाया गया था। करीब 450 साल तक दिल्ली में तोमर डायनेस्टी की हुकूमत रही। तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली में 1180 से लेकर 1192 तक राज किया। पृथ्वीराज एक महान, समझदार और वीर योद्धा थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि इस्लामिक शासन दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को साथ मिलाया और काफी हद तक विदेशी ताकतों को रोकने में कामयाब भी रहे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी ने सिंध और पंजाब को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। असल में राजपूत राजा अपनी बहादुरी के साथ साथ अपने उसूलों के लिए भी जाने जाते थे। वे किसी निहत्थे और कमजोर व्यक्ति पर वार नहीं करते थे, और जिसने समर्पण कर दिया या क्षमा मांग ली, उसे तो मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में परास्त कर दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। और मोहम्मद गोरी को जिंदा जाने देना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके लिए भारतीय इतिहास और भारतीय लोग उसे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। मोहम्मद गोरी ने 1192 में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजाओं का साथ नहीं मिला, जिस कारण उनकी हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू रूलर माने जाते हैं। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन अहमद को 1206 में दिल्ली का बादशाह बना दिया, और इसी साल दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी हुई। क्योंकि कुतुबुद्दीन अहमद एक गुलाम था, इसके लिए उसने राजवंश को स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया, यानी गुलाम वंश का नाम दिया। वामपंथी इतिहासकार बताते हैं कुतुबुद्दीन बड़ा ही दयालु किस्म का राजा था। अक्सर अपनी प्रजा के बीच वो जरूरत का सामान बंटवाता रहता था, लेकिन कुतुबुद्दीन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसका इस तरह का व्यवहार कभी नहीं रहा है, इसलिए उसे कई लोग लक्षा बख्श का नाम भी दिया करते थे, और कई लोग उसे क्रूर राजा मानते थे। कुतुबुद्दीन अहमद ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराने की शुरुआत की थी, ऐसा कहा जाता है। परंतु जिसने राज ही सिर्फ 4 साल तक किया हो, वो इतने बड़े निर्माण को कैसे करवा सकता है? अलाउद्दीन का झोपड़ा जैसे कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे भी इतिहास कुछ और ही है। किसी बिल्डिंग का, किसी मीनार का नाम बदलकर उसे अपने नाम पर करा देना निर्माण कार्य नहीं होता है। कुतुब मीनार का काम बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया, ऐसा वामपंथी और मुगलिया इतिहासकार बताते हैं। परंतु इसके चारों ओर कितने सारे मंदिर तोड़े गए थे, और बीच में इतनी बड़ी मीनार का काम क्या था, ये बताना सब लोग भूल जाते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली पर राज करने के दौरान चालगनी की शुरुआत की, जिसे एक प्रकार का मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, और साथ ही एक सिस्टम की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा की गई। इल्तुतमिश ने चंगेज खान जैसे भारी ताकतों को भारत में प्रवेश करने से रोके रखा। स्लेव डायनेस्टी की चौथी शासक रजिया सुल्तान हुई, जो दिल्ली की पहली और अंतिम महिला रूलर मानी जाती हैं। लेकिन एक महिला किसी
हुकूमत पर राज करे, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई और कुछ ही समय में रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश के अन्य सभी राजा कमजोर हुए और 1290 में तुर्की आक्रमणकारी जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। जलालुद्दीन जैसे ही भारत की गद्दी पर बैठा, 1596 में उसके भतीजे, जो बाद में उसका दामाद भी बन गया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर और अपने ही चाचा की हत्या कर सिंहासन हड़प लिया और साथ में अपनी चचेरी बहन से निकाह भी कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बैठे बैठे अपने साम्राज्य दक्षिण भारत के मुर्दुश शहर तक स्थापित कर लिया था। इसके अलावा गुजरात, मालवा, वारंगल, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ और जालोर जैसे कई बड़े राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिए। अलाउद्दीन खिलजी ही वो था जिसके जमाने में रानी पद्मावती ने जोहर किया था। यह किस्म का क्रूर और बहुत ही निर्दयी और धोखेबाज इंसान था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में फ्री मार्केटिंग पॉलिसी शुरू की, जिससे दिल्ली में ट्रेड को काफी बढ़ावा मिला। हालांकि उसकी क्रूरता के किस्से काफी मशहूर रहे। फिल्म पद्मावत में खिलजी का किरदार आपने देखा ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक बाइसेक्सुअल भी था। इसके मलिक काफूर के साथ संबंध भी थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी राजवंश का अंतिम शासक था, जिसे एक पागल शासक भी माना जाता है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के अजीब शौक थे। वो शराबी तो था ही, साथ ही महल में नग्न होकर घूमता था। महिलाओं और पुरुषों को भी ऐसा करने की सलाह देता था और कई बार तो महिला के कपड़े पहनकर ही घूमने लगता था। लोगों को समझ आ गया कि दिल्ली की तख्त पर ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाएगा और 1320 में मुबारक शाह के वजीर खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी। 1320 में दिल्ली में तुगलक वंश की शुरुआत होती है। इस राजवंश के शासकों ने दिल्ली में काफी काम कराया। इस राजवंश के शासकों ने भी दिल्ली में काफी अत्याचार कराए और इन्होंने भी कई सारी पॉलिसियां लागू की। लेकिन तुगलकों की एक खास कमजोरी ये रही कि वो मंगोलों को कभी नहीं रोक पाए। इससे पहले जितने भी शासक हुए हैं, उन्होंने अन्य विदेशी आक्रमणों को रोके रखा, लेकिन तुगलक इसमें नाकामयाब साबित हुए। अल्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह बना, जिसने दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया और विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका फायदा उठाने का सोचा। तैमूर लंग ने 1358 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इससे पहले वे पर्शिया, अफगानिस्तान और मुल्तान जैसे राज्य जीत चुका था। पंजाब के जरिए उसने भारत में एंट्री की। दिल्ली में तैमूर लंग ने 2 हफ्ते में ही भयंकर तबाही मचा दी थी। सब जगह हाहाकार होने लगी थी। महिलाओं को सरेआम बलात्कार, बच्चे बूढ़ों को सरेआम काटा जा रहा था। जो रास्ते में आया उसे मौत की नींद सुला दिया गया। 15 दिनों तक तैमूर और उसकी सेना ने खूब लूटपाट मचाई और भारत से जाते वक्त हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू जैसे इलाकों में भी वो भयंकर तबाही मचा कर गया। कहा जाता है कि तैमूर की लूट के बाद दिल्ली को उबरने में 100 साल का समय लगा। सन 1414 में खजीर शाह को तैमूर लंग ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और इस तरह दिल्ली में सैयद वंश की शुरुआत हो गई। यह वंश दिल्ली इतिहास का सबसे कमजोर वंश माना जाता है और बहुत कम समय तक ये दिल्ली पर राज कर पाए। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह को हराकर बहलूल लोधी दिल्ली का बादशाह बन गया। लोधी वंश ने दिल्ली को व्यापारिक केंद्र बनाने की कोशिश की। इस वंश को दूसरे शासक सिकंदर लोधी हुए, जिसने आगरा शहर बसाने की कोशिश की। साथ ही दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में काफी निर्माण करवाए। दिल्ली के लोधी गार्डन में लोधी वंशों के शासकों के मकबरे बने हैं। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुए। इब्राहिम लोधी वैसे तो एक ताकतवर शासक के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसके शक करने की आदत बहुत ही खराब थी। छोटी छोटी बातों पर अपने ही मंत्रियों की हत्या कर दिया करता था। हर किसी को संदेह की नजर से देखता था। इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए अलाउद्दीन को दौलत खान, जो उसके दरबार में गवर्नर थे, उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया। बाबर को भारत आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था और काबुल छोड़कर वो भारत आ गया, क्योंकि काबुल में उसका टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत हो गई। उसने जीत की खुशी इस तरह से मनाई कि उसने बहुत सारी लूटपाट करने के बाद अपने सैनिकों में चांदी के सिक्के बंटवा दिए थे। वो एक निहायती क्रूर और मूर्ति पूजकों का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। सन 1527 में बाबर ने राणा सांगा और 1528 में चंदेल के राजाओं को भी परास्त कर दिया था और 1528 में ही उसने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन बाबर इस जीत की खुशी को लंबे समय तक नहीं जी पाया और 1530 में उसकी मौत हो गई। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने दिल्ली का तख्त संभाला। हुमायूं बाबर के मुकाबले कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसके अपने भाइयों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिस कारण से उसे जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। 1540 में दिल्ली में सूर्य वंश के राजाओं ने राज किया। शेरशाह सूरी सबसे पहले बाबर की सेना में एक सैनिक था, लेकिन बाद में वह हुमायूं की जगह दिल्ली का बादशाह बन गया। अपने छोटे से शासनकाल में शेरशाह ने शिवल
और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। भारत में सिक्कों का चलन भी शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया था, लेकिन सन 1556 में अकबर एक बार फिर भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का बादशाह बन जाता है। इसके बाद करीब 300 सालों तक भारत पर मुगलों ने राज किया, जिसमें बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन अपने शासनकाल में कभी भी चैन से नहीं बैठ पाए। मुगल शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूटना बंद नहीं किया। नादिर शाह, अहमद शाह दुर्रानी जैसे शासकों ने भारत पर कई बार हमले किए और न जाने कितनी धन दौलत लूटकर यहां से अपने साथ ले गए। सन 1800 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को बर्मा भेज दिया था, जिसके बाद दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन की स्थापना हुई। सन 1858 में क्वीन विक्टोरिया को भारत का एम्परर घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने पहले कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था, लेकिन सन 1911 में कोलकाता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। 1947 की आजादी के 5 साल बाद सन 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, ये था दिल्ली का पूरा इतिहास और आखिरी राजपूतों के बाद किस तरह विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। सैकड़ों वर्षों बाद दिल्ली समेत संपूर्ण भारत को आजादी मिली। आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। आज दिल्ली के ही सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जैसे प्रमुख भवन मौजूद हैं और दिल्ली से ही 140 करोड़ की आबादी वाला देश चलाया जाता है। दोस्तों, आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।